मैं समझ रहा मैं ही नींद में हूँ। वो सुबह लग के चले गए, मैंने कहा साइड में रख दो। अब देख रहा हूँ तो मैंने देखा तो वो तो मेरे है ही नहीं, किसी और कोर्स के। वो अटेंडेंस शीट भी शायद हाँ आप लोगों की नहीं है इस पर, है ना? इसके पीछे कर दें यार, इधर ऊपर लिख दें हेडिंग, और जो है ना अपने नाम जो भी चीज़ है ना वो फिल कर दें, नाम और रोल नंबर। अच्छा जी, और कोई सवाल था आपका? आईएएस का भी बता देता हूँ। आईएएस, आइए आइए ठाकुर, कहाँ है करते? हाँ, नाश्ता कर रहे थे रास्ते में? तो ऐसा गुस्से से क्यों बोल रहे हैं? अच्छा जी, ये आईएएस है, ठीक है, ये साइट्स हैं। अच्छा, डिफॉल्ट जो वेबसाइट है इसका जो रूट है वो बेसिकली आपका होता है c:/initpub/www रूट। ये फोल्डर है जहाँ पे ये अपने आईएएस सारी की सारी फाइल्स रखता है। ये फोल्डर भी वहीं बने हुए हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप वहाँ रखो, आप कहीं पे भी रख के आप उसको मैप करवा सकते हो वर्चुअल डायरेक्टरी में। विजुअल स्टूडियो में जाइएगा, अपना प्रोजेक्ट खोल लीजिएगा जो भी ASP.NET का प्रोजेक्ट है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करिएगा प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। प्रॉपर्टी जहाँ लेते हैं ना वहाँ जब राइट क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू खुलेगा, उसमें एक होता है पब्लिश वेबसाइट। पब्लिश वेबसाइट का मतलब ये है कि वो आपके प्रोजेक्ट को पब्लिश कर देगा DLLs में और ASP पेजेस में, ठीक है। तो जब वो पब्लिश कर देगा तो जब पब्लिश कर देगा तो वो उस फोल्डर में सारे आपके कोड फाइल्स जो DLLs है और ASPX के पेजेस आ जाएंगे। वो उठा के आपने कहीं यहाँ या तो बोला जैसे c:/initpub/www रूट या जहाँ भी रख के उसको आप करें डिफॉल्ट वेबसाइट पर राइट क्लिक, ठीक है, ऐड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जाके यहाँ पे एलियास दे, जैसे आपकी एप्लीकेशन का नाम है ABC व्हाटएवर, ठीक है। और फिजिकल पाथ में आप पाथ देना उसका जो भी फिजिकल पाथ होगा। अच्छा, डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो पूल है आपका यहाँ पे .NET फ्रेमवर्क 4.0 के साथ ऑलरेडी अलाइंड है। अच्छा, आज की अटेंडेंस भी नहीं आई है वेब वाली, तो ये डिफॉल्ट ऐप पूल में .NET फ्रेमवर्क 4.0 सेलेक्ट हुआ हुआ है। अदरवाइज यू हैव मल्टीपल .NET वर्जन इंस्टॉल्ड हियर, ठीक है। आप जो भी एप्लीकेशन टूल सेलेक्ट कर लें, बाय डिफॉल्ट इसी को इसको नहीं चेंज करिएगा, इसको रहने दीजिएगा। अगर नहीं चलेगा तो फिर देखेंगे कि वो कौन सा वर्जन है आपका विजुअल स्टूडियो का और इसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है, और बस इसको सेव कर लें तो यहाँ ये वर्चुअल डायरेक्टरी में ऐड हो जाएगा। इनमें पब यहाँ लाने के लिए ये IIS लाने के लिए थोड़े से जतन करने पड़ता है। जतन मतलब कि वो इंस्टॉल करने में मसला आता है, अदरवाइज तो मसला नहीं है। उसमें आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में ऐड रिमूव प्रोग्राम में या प्रोग्रामिंग फीचर्स में ऐड रिमूव विंडोज कंपोनेंट में, ठीक है, और फिर वहां से जाकर उसको ऐड करेंगे। वो थोड़ा सा टाइम भी लेता है और थोड़ा सा हर आपको एक एक को चीज पर चेक लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, मैंने क्योंकि हर एक चीज को चेक लगा दी है तो देखिए कितने सारी चीजें आ रही हैं। हाँ, नहीं मेरी मेमोरी लोड नहीं होती, मैंने सर्विसेज में जाके IIS को बंद किया हुआ है। हाँ हाँ, ब्राउजर से नहीं, वैसे तो मैं विजुअल स्टूडियो से करता हूँ ना उसका IIS एक्सप्रेस चलाता हूँ। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर आपको लगता है कि आपका मशीन रिसोर्स हंग्री हो रहा है तो आप सर्विसेज में जाके स्टॉप कर दें परमानेंट बेसिस पे, इसको बाय डिफॉल्ट जो है ना मैनुअल पे रखें और स्टॉप करके रखें। जब चीज़ यूज़ करनी हो, जब लोग क्या करते हैं सीक्रेट सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं, उनकी सर्विसेज चल रही होती है। नॉर्मल PC भी यूज़ कर रहे होते हैं तब भी सीक्रेट सर्वर की सर्विसेज चल रही होती है। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज होती है चल रही होती है बैकएंड में, बंद कर दें। अच्छा जी, आज का टॉपिक है एंड के लॉट में। क्या टाइम है क्लास का दोस्त? लेट हो गया? मैं समझा शायद जल्दी आ गया आज। नहीं तो हमें भी पता है कि तुम लेट हो गए, इसमें बताना नहीं कौन सी बात थी। हम तो पूछना चाहते रीजन क्या है लेट करने का। क्या बोले रूट को टूट गया क्या? 50 दफा रिपेयर कर चुका तब वो। उसको यार घुमा के आगे लेके जाते, जो रेलवे की जो वो है जमीन है
उस पर उसको गोल घुमा लेते, रेलवे से थोड़ी जमीन ले लेते, जैसे उन्होंने वहां किया, कासास पे किया, वो पुल उतरता ना गोल, वैसे कर लेते सीधा सीधा। काम आसान जो है ना वो उसको पंचायती बनाया। अच्छा जी। सब वेरिएशन में हाँ बोले। दो फील्ड को मिला के वेरिएशन बनानी है, जैसे दो फील्ड को मिला के जी क्या मतलब? कंट्री है, अब उसमें एनआईसी नंबर पाकिस्तान है तो अलग होता है, और मतलब कोई और कंट्री है तो एनआरसी का जो फॉर्मेट अलग हो जाता है, हाँ या नेशनल टैक्स नंबर अलग हो जाता है, सही है। तो वो किस तरह हो सकता है? आप कॉम्बो के चेंज के इवेंट पे ना जी उस पर्टिकुलर जो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर है उसका वैलिडेशन एक्सप्रेशन चेंज करेंगे बस। पाकिस्तान हो हाँ तो उसका आर ई ये हो जाए, यूएस हो तो उसका आर ई ये हो जाए, वो आपके पास कहीं ना कहीं लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए। वो आप सिर्फ क्या करेंगे कि ऑन दी चेंज ऑफ द कॉम्बो, पहले तो आप कॉम्बो सेलेक्ट करेंगे ना, यदि सिटी सेलेक्ट करेंगे, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान है, यूएसए, इंडिया है, तो जैसे ही वो सेलेक्ट करें उसके चेंज इवेंट के ऊपर या तो सर्वर साइड पे या जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्लाइंट साइड पे आप क्या करें, अगले वाली लाइन के जो कंट्रोल रखा हुआ है आपने वैलिडेशन एक्सप्रेशन, उसकी वैलिडेशन एक्सप्रेशन की जो फील्ड है ना उसमें बस आर ई सेट करनी होगी। कोडिंग के थ्रू। हाँ कोडिंग के थ्रू होगी या जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगी, सर्वर साइड होगी या क्लाइंट साइड होगी, ये देख लीजिएगा। अच्छा जी। माइक्रोसॉफ्ट एडीओ डॉट नेट, व्हाट इज एडीओ डॉट नेट, पता है किसी को क्या चीज है एडीओ? एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, व्हाट इज एक्टिव एक्स? हाँ हाँ बताएं, अच्छी बात है, सही बता रहा हूँ। तो ये कौन सी लैंग्वेज होता है ये? VB6 होता था। और एक्टिव एक्स होते क्या थे, या एक्टिव एक्स कंपोनेंट होते क्या थे? बेसिक डेफिनेशन क्या है, क्या होते क्या है चीजें ये? अच्छा नहीं, मैं कॉन्सेप्ट समझना चाह रहा हूँ कि एक्टिव एक्स कंपोनेंट, अच्छा अब होते क्या एक्टिव एक्स कंपोनेंट, या रिकमेंडेड है एक्टिव एक्स कंपोनेंट यूज करना करंटली भी, या VB6 में भी इवन रिकमेंडेड थे यूज करना? प्रोग्रामिंग के थ्रू करते थे, एक्टिव एक्स कंपोनेंट के थ्रू नहीं करते, क्यों नहीं करते थे? वही चीज बना के दिए माइक्रोसॉफ्ट ने, आप यूज नहीं करते थे। आपको नहीं आ रहे थे, पूरी दुनिया को आ रहे थे, ठीक है। हाँ एक्टिव एक्स कंपोनेंट होती क्या चीज है? एक्टिव एक्स या कॉम या कॉम प्लस या डी कॉम या एक्टिव एक्स या ओसी एक्स, ये होते क्या है? ये होते ही है कि किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई आपने कोई लाइब्रेरी या कोई टूल बनाया और उसको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर लिया। पर्टिकुलर जब हम ADO.NET की बात करते हैं तो एक्टिव एक्स कंपोनेंट होते थे पुराने जमाने में, कंपोनेंट्स होते थे, वो कंपोनेंट C++ में बने होते थे और VB6 में यूज करते थे, कॉल करते थे, यानी कि OCX कंपोनेंट है ना, आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे अपने फॉर्म के ऊपर और फिर रिकॉर्ड साइड या जो भी आप उसको लाइब्रेरी को एक्सेस करते थे। तो वो था क्या, वो बेसिकली थर्ड पार्टी यानी कि थर्ड कंपोनेंट था C++ में, जो कि आप आपको इंपोर्ट करके VB.NET में यूज करते थे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई? रिकमेंडेड नहीं थे, क्यों? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते हुए आप जब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो अगर वो उसमें कोई प्रॉब्लम हुई या क्रैश हुआ तो वो आपकी एप्लीकेशन को भी क्रैश करेगा, जिसकी वजह से मेमोरी लीकेज और दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन भी क्रैश हो जाती थी क्योंकि ड्यू टू द एरर इन एक्टिव एक्स कंपोनेंट और या व्हाटएवर कॉम हो या कॉम प्लस हो जाती है। तो ये है एक्टिव एक्स की कहानी। ठीक है, पास्ट ये था, अब क्या है, प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट ये है कि एक्टिव एक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज बेसिकली .NET असेंबली, .NET की DLL है या .NEट की एक्सी है, कोई और इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, अब आप जो हम, अच्छा पुराने जमाने में क्या था कि हम एक्टिव एक्स कंपोनेंट बेस्ड ADO की जो है ना वो लाइब्रेरीज यूज करते थे या ADO के कंपोनेंट यूज करते थे तो टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, एप्लीकेशन को डेटाबेस से बात करवाने के लिए, कम्युनिकेट करवाने के लिए आप एक्टिव एक्स कंपोनेंट यूज करते थे जिसको ADO कहते थे। अच्छा अब इसका नाम, नया नाम क्या है? ADO.NET। ADO.NET is basically a successor of ADO। Which ADO? अब उसको कहते हैं ADO क्लासिक। क्लासिक इसलिए कहते हैं पुराना हो गया। नया क्या है? ADO.NET। बात समझ आ रही है?
तो ADO.NET इज जस्ट अ नेम, नथिंग एल्स। खुद कुछ भी नहीं है एक्टिव एक्स कंपोनेंट जैसी कोई चीज, जबकि क्या है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज हैं, क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, नेम स्पेसेस हैं, जो कि आपके .NET फ्रेमवर्क के अंदर बाय डिफॉल्ट पहले दिन से मौजूद है। आपने क्या करना है, यूज करना है। अब आपने डेटाबेस से बात करनी है, आप ADO.NET की लाइब्रेरी यूज करेंगे। आपने विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनानी है, विंडोज फॉर्म की लाइब्रेरी यूज करते हैं। आपने ASP.NET के पेजेस बनाने हैं, आप वेब UI की क्लासेस यूज करते हैं, उसके जो कंट्रोल्स हैं वो यूज करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि, और ये सब नेटिव है, कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर पार्टी, कुछ नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, आसान थी, कोई बात तो मुश्किल नहीं थी। तो जो इवेल्युएशन हुआ है ना, जो इवॉल्व हुआ है, वो इसी तरीके से हुआ कि ADO.NET, ADO क्लासिक से बना है ADO.NET। ठीक है, नाम उसका चेंज हुआ है, काम चेंज हुआ है, नाम चेंज नहीं हुआ, काम पूरा 100% चेंज हो गया। ठीक है, नाम उन्होंने वही रखा है ताकि जरा जो जो लोग हैं VB6 वाले भाई, पुराने जो लोग हैं, वो जरा फेमिलियर रहे, उनको पता रहे कि हाँ यार ये वही चीज़ है जो हम वहाँ यूज़ करते थे। और थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी इन टर्म ऑफ चीज़ों के अभी आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी, लेकिन 100% डिफरेंट चीज़ है। नाम थोड़ा सा सेम रखा है उन्होंने ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये वही चीज़ है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे आज, हम बातें करेंगे। कोई पढ़ाने का तो मेरा मूड ही नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ पढ़ा। आज हम डिस्कशन करेंगे सारा थ्योरेटिकल। ठीक है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता था वहाँ, ये होता था, अब ये होता है, ये चीज़ें हैं, इसका ये फायदे हैं, ये नुकसान आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे हम पूरा कोड लिखेंगे, कोई डिस्कशन नहीं होगी। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, सर्च, सॉर्ट, पेजिंग, ये वो, ग्रिड, सारा ये हम काम करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट, ताकि आज हम बेस बनाएंगे सारी। नेक्स्ट क्लास में हम सारा का सारा प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे। तो डिफरेंस मैंने आपको समझाया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ADO एंड ADO.NET। ADO.NET इज बेसिकली द .NET लाइब्रेरी, सेट ऑफ लाइब्रेरी। सेट ऑफ लाइब्रेरी बोलूंगा तो मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल नेम स्पेसेस आ जाएंगे, ये एक से ज़्यादा होंगे। ठीक है, और फिर उसके जो है ना मेजर मेजर कोर कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ADO.NET इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर .NET फ्रेमवर्क। ऐसा नहीं है कि यार क्योंकि मैंने डेटाबेस एप्लीकेशन बनाई है, जैसे हम अभी लास्ट क्लास में भी बात कर रहे थे क्रिस्टल रिपोर्ट के बारे में शायद, तो आपको अलग से कंपोनेंट डालना पड़ता है ना, और इवन क्लाइंट साइड पे भी डालना पड़ता है, क्योंकि वो .NET फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। तो ADO.NET में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर .NET फ्रेमवर्क। यार आज नहीं पड़ी हुई किसी के पास सॉन्ग ऑफ, किसको बोला? हाँ, ये बम्बई खिलाएगा अभी। हाँ, गला सूख गया यार, मैं असल में सुबह सिर्फ चाय पी के निकला हूँ, और हाँ ला ला के देखो क्या होगा। सलमान किसी के पास नहीं पड़ी हुई, चलो खैर। तो ADO.NET इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर .NET फ्रेमवर्क। ठीक है, .NET फ्रेमवर्क का पार्ट है, .NET फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी का पार्ट है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने जब क्लास लाइब्रेरी पढ़ी थी तो हमने दो क्लास लाइब्रेरी पढ़ी थी, FCL और BCL। हमने नाम यूज किया था कि जी BCL इज बेसिकली द सबसेट एंड FCL इज बेसिकली द सुपरसेट। दो के ये सब लाइब्रेरी का ही नाम है, दोनों लाइब्रेरी के नाम। तो जो ADO.NET है वो बेसिकली BCL का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है? FCL का पार्ट है, क्योंकि वो अदर देन बेस क्लास है। ADO.NEट जो है ना बेस क्लास से अलग है, लेकिन जब लाइब्रेरी को देखेंगे ओवरऑल तो लाइब्रेरी का पार्ट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अलग से देखिएगा नेम स्पेसेस वगैरह यूज करने पड़ेंगे। ये बाय डिफॉल्ट आपको बेस क्लास में नहीं मिलेगी लाइब्रेरीज। ठीक है, वो कौन से नेम स्पेसेस हैं या कौन सी क्लासेस है वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज XML? अभी आगे वैसे डिटेल में है। XML क्या है? एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, XML क्या है? टैग बेस्ड लैंग्वेज है। जैसे होता है ना HTML होती है, ऐसे XML है। अच्छा, HTML यूज होती है प्रेजेंटेशन के लिए, XML यूज होती है डेटा के लिए। अगर मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं तो कोई एक मीडियम है ना जिसमें डेटा ट्रेवल कर रहा है। वैसे तो हम तो वॉइस में बात कर रहे हैं, आवाज़ से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपके पास इन्फॉर्मेशन भेजूंगा तो किसी फॉर्मेट में भेजूंगा, वो फॉर्मेट XML कहलाता है।
आप मैं यहाँ से भेजूंगा और आप उसको रिसीव करेंगे, मैं यहाँ से उसको मार्शलिंग करूंगा, आप डी मार्शलिंग करेंगे, मैं उसको कन्वर्ट करूंगा, आप डी कन्वर्ट करेंगे। तो आपको वो मैसेज या जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रा रहेगी। ये जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है ना, एक पर्टिकुलर मार्कअप लैंग्वेज इसने दी है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम W3C वालों ने। ठीक है, ये भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग की नहीं है लैंग्वेज, ये मार्कअप लैंग्वेज है। और बेसिकली ये यूज़ होती है फॉर डेटा। तो जब हम बात करेंगे ADO.NET की, तो हम बेसिकली डेटा की बात कर रहे होंगे ना, डेटा इंसर्ट डिलीट अपडेट, ये सारा सारा चीज़ें। तो XML क्यों यूज़ करते हैं, पहले याद है आपको, अभी हमने थोड़ी पहले बात करी थी एक्टिव एक्स कंपोनेंट की, वो क्या यूज़ करता था, क्या फॉर्मेट यूज़ करता था? बाइनरी, बाइनरी फॉर्मेट होते थे या बाइनरी डेटा होता था। आपको पता है फायरवॉल क्या करता है? बाइनरी को ब्लॉक करता है। अगर आपका डाटा फायरवॉल के ऊपर से गुजर रहा है तो इसका मतलब वो ब्लॉक है। ठीक है, हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ये देखा था, जब हम गए वहाँ पे, हमें बुलाया गया कि भाई ये एप्लीकेशंस नहीं चल रही हैं। तो हमने पूछा भाई क्या था, तो उन्होंने कहा भाई हमने अपनी फायरवॉल अपग्रेड करी। तो जैसे फायरवॉल अपग्रेड करी वो चीज़ें चलना बंद हो गई। तो इसी वजह से फिर हम बाइनरी के बजाय ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं जो कि फायरवॉल फ्रेंडली हो, जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, जो कि एप्लीकेशन फ्रेंडली हो, जो कि डेटाबेस फ्रेंडली हो। तो XML इज़ बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज जो कि वाइडली यूज़ होती है, और सब तमाम लैंग्वेजेस ने, तमाम उसको वेंडर्स ने इम्प्लीमेंट किया। इसी वजह से जो है काफ़ी फेमस है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी यूज़ किया इसको। HTML5 में incorporate है फिर। HTML5 is basically the presentation language, presentation markup language. मार्कअप क्यों कहते हैं मार्कअप, अब ये अच्छा सवाल आपने किया है। पढ़ो जरा सेकंड वाला, बड़े मजे की चीज लिखी है। किसी भी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका है मार्कअप। अब आपको थोड़ा स्टाइल में लिखे हैं चीज़ों को, तो ये मार्कअप लैंग्वेज इसीलिए लाती है क्योंकि ये एक इसका स्टार्टिंग नोड होता है, एक क्लोजिंग नोड होता है। ठीक है, आप कहते हैं हेड एंड लगाते हैं, हेड बॉडी, स्टार्ट बॉडी, एंड बॉडी। ठीक है, इसी तरीके से आप मल्टीपल लगा रहे हैं, टाइटल, स्टार्ट टाइटल, टेबल, TD TR, बड़ा स्टाइल में लिखते हैं, यानी कि एक टेबुलर फॉर्म, एक फॉर्म में लिखते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वो इसी वजह से कह रहा है कि वो टाइप सेटिंग इसलिए कह रहा है कि आप किसी एक फॉर्मेट को अगर एक चीज़ लिख रहे हैं तो वो मार्कअप, और वो पहले फॉर्मेट आप डिफाइन करेंगे और फिर उसको जो है ना लिखेंगे, तो उसको इसलिए मार्कअप लैंग्वेज कह रहा है। जब तक वो उस फॉर्मेट पे नहीं होगी ना, उस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे नहीं होगी, तो वो कंप्लीट नहीं होगी या वो कंपाइल नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में आते हैं, शायद हमने उससे ना गुजरो, रिसर्च कर लेंगे, देख लेंगे थोड़ा। आज तक मैंने तो कभी किसी से मुझसे पूछा किसी ने मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं, आपने पूछा, मैंने देख लिया उसकी डेफिनेशन क्या है मार्कअप की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कहलाते हैं हिट एंड ट्रायल। ठीक है, आप करके देखोगे पता चल जाएगा, रिसर्च करें तो नेट पे डाल के देखें। लेकिन एक मसला और भी है, बात तो कहते ना, हम कभी कभार बहुत ज़्यादा सवाल भी कर लेते हैं। ये आपको नहीं कह रहा, जेनेरिक कह रहा हूँ। बहुत सारी कौमें इसलिए इसी वजह से तब हुई है, पता है आपको, सवाल ज़्यादा करती थी अपने नबियों से जाके, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, अल्लाह ने कहा यूँ, ये लो भाई। तो ज़्यादा सवाल भी, ये जो आजकल जो वो है ना फितना, सबसे बड़ा यही है। ये जो हम मौलवी साहब से जाके पूछते हैं, मुफ्ती साहब से जाके, ये बताएं कि जी नमाज में अगर ये करेंगे तो नमाज होगी नहीं होगी, या वजू में अगर छींक आ जाए तो नमाज, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो ये होगा नहीं होगा। ये सब बेकार की ये जो सवाल है ना, यही जो है ना हम लोगों को अलग कर रहा है, उम्मत नहीं बनने दे रहा। ठीक है, कि हाथ ऊपर बांध देंगे, नीचे बांध देंगे पेड़ा, भाई हाथ तो बांधो यार। ठीक है, उंगली यूं उठानी है, यूं उठानी है, यूं रखनी है, यूं रखनी है, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसी इसी वजह से जो ना हम लोग टूटते जा रहे हैं, एक उम्मत ही नहीं बन रहे। ठीक है, हालांकि
और ये अकीदे का जो लफ्ज़ है ये कितना साल पुराना है, 2-3 साल 100 साल पुराना है। इससे पहले तो अकीदे का लफ्ज़ ही नहीं था। अब जी मेरा अकीदा ये है, आपका अकीदा ये है, एक दूसरे से सलाम नहीं कर रहा है, निकट टूट जाएगा। ये आपके मौलवी साहब आपको बता रहे हैं। बेसिकली मौलवियों की हाँ, ये उनकी दुकान चमक रही है, ये आप समझ लें। सबकी दुकान चल रही है कि हाँ, सबने अपनी दुकान चलानी है। वो अपने आप से सिंसियर नहीं है भाई, वो आपसे क्या कद्दू सिंसियर होंगे। वो एक साहब है जो शराब पीते हैं, टीवी पे आके बैठते हैं, मौलवी बन के 3 दफा पकड़े गए। हमने नाम नहीं लो ना, नाम नहीं लो किसी का, हम किसी का नाम नहीं लेते। हाँ, आप देख लो ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो है, हो सकता है वो मेरे ही अकीदे से, मेरे फिक्र से ताल्लुक रखते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग टीवी पे आते हैं, आप देखें उनकी हरकतें देखें, उनकी बातें देखें, उनकी कॉल देखें, उनका फेल देखें, तादाद। सिर्फ जोड़ने की कोई बात नहीं कर रहा, सब तोड़ने की बातें कर रहा है। इसके पीछे नहीं पड़ो, उसके पीछे नहीं पड़ो, ये वो है काफिर है, वो काफिर है। अगर सब काफिर है तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? भाई मेरे अकीदे के लिहाज से आप काफिर हैं, आपके अकीदे के लिहाज से मैं काफिर, तो फिर जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत किस लिए? अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है। 8 दरवाजे जन्नत के, तो जहन्नुम के कितने हैं? 7। क्या मतलब है इस बात का? जन्नत बड़ी है, ठीक है, तो जन्नत में ज्यादा लोग जाएंगे ना दोजख से, और दोजख अल्लाह ताला ने बनाई है काफिरों के लिए। तो फिर सब सभी काफिर है तो फिर जन्नत में कौन जाएगा भाई? खाली पड़ी रहेगी। तो ये चीजें सवाल जो है ना, ज्यादा सवाल भी हमें कभी कभार तंग करते हैं, ठीक है। ये शाह साहब क्लास में? अच्छा जी, तो ADL ordinate इज बेसिकली द सेट ऑफ लाइब्रेरी। कोई आसमान से कोई मखलूक नहीं उतरेगी, या ऐसे कोई चीज जिन्नाती कोई चीज नहीं है। एक सिंपल लाइब्रेरी है जिनको आपने यूज करना है, और आप आपने अपना प्रोग्राम बनाना है, और जो है वो उसको अपनी एप्लीकेशंस को इनेबल करना है टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेसेस। सिंपल इज दैट। ठीक हो गया? तो आखिरी जुमला कह दूं पिछली वाली बात के साथ, अंधे जो है ना बिल्कुल फॉलोअर ना बने, ठीक है। थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करें, थोड़ा सा खुद भी पढ़ के देखें चीजें। मैं ये नहीं कह रहा कि जी हमें समझ में आ जाएंगी सारी चीजें, लेकिन थोड़ा सा ना चीजों को देखना शुरू करें कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। यही तो मसला स्टार्ट होता है। आपने कहा ना इसको पढ़े हैं, देखें, अब वो कहते हैं किसको पढ़े? पहला वो भी बताया ना, हाँ। किसको पढ़ना है। नहीं, मैं मेरा सिर्फ मकसद ये है, आपका सब पॉइंट ये था कि सवाल नहीं करने चाहिए, वैलिड सवाल ज्यादा नहीं करने चाहिए, और सवाल भी वो वाले जिसका कोई ऑब्जेक्टिव ना हो, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव हो, अब जैसे मार्कअप लैंग्वेज है, ये वो एक उसका ऑब्जेक्टिव सवाल था ना, लेकिन हम लोग बात वक्त इररिलेवेंट या जिसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था वो सवाल पूछते हैं, और पर्टिकुलरली दीन से मुतालिक ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। वो हमें फिर बाद में तबाह कर देगा चीजें, ठीक है। तो ये है। अच्छा, मेरा क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस इनसे ज़्यादा ही है दुनिया का, या थोड़ा सा लोगों के साथ इंटरेक्शन का, तो मैंने देखा है कि लोग तबाह हो चुके हैं इन चक्करों में, ठीक है, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, और उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो अंधों की तरह तकलीफ कर रहे हैं। बस अंधों की तरह तकलीफ ना करें, आप जिसको फॉलो करते हैं आपके अकीदों को सलाम है, लेकिन ये कि थोड़ा सा रिसर्च खुद भी करें, थोड़ा सा देखें, सुने, पढ़ें, लोगों को जाने पहचाने। अच्छा जी, ADL.net डिजाइन फॉर कनेक्टेड एक्सेस। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना डिफरेंस समझाता हूँ, पहले क्या था और अब क्या है, ठीक है। पहले से मतलब ये है कि VB6 में है, पहले से मतलब कोई बाबा आदम नहीं, और जो पहले से मतलब है कि VB6 में क्या था, VB6 के हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं, अरे यार एक तो लोग समझते नहीं है। अब उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डिस्कस करना है किसी स्टूडेंट को, मैंने बोला यार मुझे 1 बजे डॉट निकलना है, मेरी एक मीटिंग है, काम से जाना है,
तो मैं वेट करूं? चले है। अच्छा जी, डिजाइन फॉर कनेक्टेड एक्सेस, थोड़ा सा ना ये भी जरूरी है, दूसरों को स्पेस देना, ठीक है, दूसरों में बिल्कुल हावी भी ना हो जाए, ठीक है, और दूसरों की भी मजबूरियों को समझा करें, थोड़ा सा रियलाइज करें। मैं कोई 4 घंटे भी नहीं सोया हूँ, और मैं आपकी क्लास लेने सुबह या 9 बजे आ गया था, और मैंने तकरीबन कल दोपहर से कल सुबह का नाश्ता किया, लिटरली, अगर आप जिसको नाश्ता कहते हैं, चलते फिरते कोई एक आध चीज़ मुंह में डाल ली, बिस्कुट या चाय, तो वो एक अलग चीज़ होती है। तो मैं तो कंटिन्यूसली जो है ना कल से मैं चक्कर में बिजी हूँ, और अभी भी आज भी पूरे दिन बिजी है। यहाँ से जाना है फंक्शन में, वहाँ का सारा अरेंजमेंट है, खाने का ये वो दोपहर का, फिर असर में जाना निकाह में, फिर रात में जाना दावत में। अच्छा जी, एडीओ वर्सेस डॉटनेट। एडीओ डॉटनेट डिजाइन फॉर कनेक्टेड एक्सेस। कनेक्टेड एक्सेस का मतलब क्या है? पहले जो एडीओ था ना, जो पुराना जमाने वाला जो एडीओ था, वो था कनेक्टेड आर्किटेक्चर। अच्छा, अब फर्क क्या है कि जी कनेक्टेड क्या होता है? कनेक्टेड ये होता है कि आपकी एप्लीकेशंस हर वक्त किससे कनेक्टेड? डेटाबेस से कनेक्टेड। आपने बटन प्रेस किया, आपने कहा कनेक्शन बिल्ड करो डेटाबेस के साथ, और उसमें इंसर्ट डिलीट अपडेट करो। अब जो आपने कनेक्शन बिल्ड किया ना, दैट कनेक्शन विल रिमेन एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, वो एस्टैब्लिश रहेगा, वो बंद नहीं होगा। अब आप या रीड कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने कहा रीड नेक्स्ट, वहां करते थे ना रीड नेक्स्ट, तो या मूव नेक्स्ट, सॉरी मूव नेक्स्ट होता था, मूव नेक्स्ट, मूव प्रीवियस, मूव फर्स्ट, मूव लास्ट। आप क्या करते थे? ट्रैवर्सिंग करते थे डेटाबेस की। आपके पास डेटाबेस साइट का कर्सर होता था, कर्सर, ये जो ब्लिंक करता है ना कर्सर, ये कर्सर होता था। वो कर्सर जो है ना पहली रो पे खड़ा होता था। आप कहते थे मूव नेक्स्ट, दूसरी रो पे चलाता था। आप कहते थे मूव लास्ट, लास्ट रिकॉर्ड पे चलाता था। आप बोलते मूव नेक्स्ट, फिर क्या होता था? मैसेज देते थे कि end of file। एंड फाइल हो गया। आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता था। क्यों? आप लास्ट रो पे खड़े होकर कह रहे हैं अगली रो कौन सी है, क्या मिलेगा? एरर ही मिलेगा। अगर आपने चेक नहीं लगाया हुआ, अगर आपने चेक लगाया हुआ है बिगनिंग ऑफ फाइल के या एंड ऑफ फाइल के चेक्स लगाए हुए, तब जो है ना आपको वो जो है ना प्रॉब्लम जो है ना सही हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज क्या होगा? आपका पूरा क्रैश हो जाएगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको बहुत सारा चीज़ों को अपने एंड पे खुद मैनेज करना पड़ता था, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपका क्योंकि कनेक्टेड आर्किटेक्चर था, टू एंड फ्रो, डेटाबेस के साथ आपकी एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रही थी, तो नेटवर्क पे भी ट्रैफिक हाई रहता था क्योंकि टू एंड फ्रो हो रहा है बार बार। तीसरा ये कि डेटाबेस भी वल्नरेबल था। क्यों? आपका डेटाबेस जब आप ओपन करते हैं तो मेमोरी में ओपन होता है, एट दी एंड तो वो फाइल ही है ना, ठीक है। जब वो डेटाबेस में ओपन होती है और जितनी फाइलें मेमोरी में ओपन होती हैं, आपके पीसी पे 2 फाइलें खुली हुई हैं, जैसे मेरे पीसी पे 2 फाइलें खुली हुई हैं, एक प्रेजेंटेशन खुली हुई है, एक विजुअल स्टूडियो खुला हुआ है, और एक वो रिकॉर्डिंग चल रही है। मेरा पीसी भी क्रैश हो जाए, क्या होगा? क्या क्या लॉस होगा? प्रेजेंटेशन में तो मैं कोई काम नहीं कर रहा, तो रीड ऑनली, तो यही नहीं खराब होगी। विजुअल स्टूडियो पे भी मैं इस वक्त कोई काम नहीं कर रहा, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग खराब है। सिंपल सी बात है ना। तो इसी तरीके से जितनी भी फाइलें मेमोरी में ओपन होती हैं, दे आर वल्नरेबल, वल्नरेबल टू द एक्सटेंट कि वो करप्ट हो जाए, खराब हो जाए, अगर आपका सर्वर क्रैश करता था, ठीक है। तो इसी वजह से हम जो है कनेक्टेड आर्किटेक्चर को रिकमेंड नहीं करते, या कनेक्टेड रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेमोरी में फाइल्स को ओपन करता है। अगर कल को डेटाबेस क्रैश हुआ, तो वो हार्डवेयर सर्वर क्रैश हुआ, तो डेटाबेस भी गया। हाँ बोले बोले एक और इशू था उस टाइम मल्टी यूजर एनवायरनमेंट के अंदर। सर, मैं 5वां पॉइंट वही बताने लगा था। तो अब जो 5वां जो मसला था, वो सबसे बड़ा ये था कि लिमिटेड कनेक्शन आपके पास डेटाबेस पे अवेलेबल होते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। जैसे आपने कहा मेरे मैक्सिमम कनेक्शन की लिमिट है 50 यूजर्स की, जहां आपने उस एक्सीड किया 51 पे गए, पता चला वो पहला वाला जो कनेक्शन था ना वो बंद हो गया। अब उसको जो है ना वो नहीं मिल रही, डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं मिल रही। 50 को बढ़ा के आपने 100 कर लिया, 1000 कर लिया, 10,000 कर लिया, 1 मिलियन कर लिया। फेसबुक जैसी एप्लीकेशन, आप सोचें कि कितने मिलियन ऑफ यूजर्स या कितने मिलियन ऑफ हिट्स पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर में आ रहे होते हैं, और कितना टू एंड फ्रो होगा डेटाबेस से। आपको पता है फेसबुक वालों ने क्या किया? एक सर्वर लगाया हुआ है 1000 रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, 1000 रिक्वेस्ट को। मिलियंस ऑफ सर्वर्स लगाए हैं बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। इतने बड़े बड़े उन्होंने डाटा सेंटर्स बनाए ताकि आपको जो है ना वो स्पीडी इन्फॉर्मेशन मिल सके। 1000 से ज्यादा रिक्वेस्ट जो है ना वो नहीं करता एट अ टाइम एंटरटेन एक सर्वर। तो आपके समझते हैं 1000 रिक्वेस्ट आती है 1 मिनट, 1 सेकंड में या 1 मिनट में?
तो मिलियंस जाती हैं। तो मिलियंस को करने के लिए मिलियंस तो नहीं तो कम से कम लाखों तो सर्वर लगाए होंगे या हजारों तो सर्वर लगाए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि चीज़ों को इस तरह से आप सोचना शुरू करें कि भाई अगर आर्किटेक्चर में ये चीज़ होगी तो इसका आपको क्या इम्पैक्ट आएगा, और वो फिर इम्पैक्ट की बेसिस पे आप उसके एनालिसिस करें और फिर उसका जो है ना वो सॉल्यूशन जो है ना वो फाइंड करें। अच्छा, एक और मसला था कि जब आप डेटाबेस से बात करते थे तो डेटाबेस सीक्वल सर्वर होता था तो सीक्वल सर्वर का डाटा रिटर्न होता था, सीक्वल सर्वर की डेटा टाइप रिटर्न होती थी। अगर आप सीक्वल ओरेकल से बात करते थे तो ओरेकल की जो है डेटा टाइप रिटर्न होती थी। आप फलाना डेटाबेस से बात करते थे तो उसकी डेटा टाइप जो रिटर्न होती थी। आप टाइड टू द फिजिकल मॉडल, यानी कि जैसा फिजिकल मॉडल होगा वैसा डेटा रिटर्न होगा। अब आप लेके बैठे हुए थे पीछे इंटीजर, वो आ गया वारजार, या आप लेके बैठे हुए थे स्ट्रिंग, पीछे आ गया ब्लॉग या इमेज या व्हाटएवर। तो आप उसको संभाल ही नहीं पा रहे एप्लीकेशन के अंदर कि भाई इसको मैं क्या करूंगा, किस तरह से हैंडल करूंगा। अच्छा, फिर क्योंकि बाइनरी डाटा था, टू एंड फ्रो मार्शलिंग और डी मार्शलिंग होती है। बाइनरी डाटा जब नेटवर्क पर ट्रैवल करता है तो एक एंड से, जैसे टॉफी होती है ना फैक्ट्री से निकलती है तो रैपर में चढ़ा के देता है आपको, आप घर तक आती है पता नहीं कहाँ कितने हाथों से निकलती हुई, फिर आती है आपके पास तक, तो आप क्या करते हैं टॉफी का रैपर खोलते हैं। तो ये क्या कहलाती है, मार्शलिंग और डी मार्शलिंग। तो इसी वजह से नेटवर्क पे जब 2 पॉइंट्स पे जब डाटा ट्रैवल करते हैं ना तो एक एंड से मार्शलिंग होती है, दूसरे एंड से डी मार्शलिंग होती है, ठीक है। ये कॉम कंपोनेंट्स या जो बाइनरी डाटा ना ये परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये फायरवॉल फ्रेंडली नहीं होता है क्योंकि जब वो टॉफी या जो मार्शल डाटा है जब वो नेटवर्क में से गुजरेगा बाइनरी डाटा तो फायरवॉल क्या करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो ये इतना पेन था आपके एडीओ में जो आप कैरी कर रहे थे अपने लेगेसी में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसी को फोकस किया और इसके अलावा और बहुत सारे मसले थे। आप एक वक्त में एक ही टेबल से बात कर सकते थे, मल्टीपल टेबल से बात नहीं कर सकते थे। आपने कहा सिलेक्ट स्टेटस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉई का डाटा नहीं है आपके पास। आपने सिलेक्ट स्टेटस फ्रॉम एम्प्लॉई का तो कस्टमर का डाटा नहीं है एक वक्त में। आप एक वक्त में एम्प्लॉई का मंगा लें फिर एक वक्त में कस्टमर का मंगा लें तो एक अलग चीज़ है। अच्छा, आपने कहा यार मैं ज्वाइन लगा लूंगा, आपने ज्वाइन लगा के मंगा लिया, ज्वाइन लगा के भी एट दी एंड रिजल्ट एक ही टेबल आता है, मल्टीपल टेबल नहीं आते। लेकिन अगर आपको समझे इनवाइस बनानी है क्लाइंट साइड पे जिसमें 5 टेबल से डाटा चाहिए और 500 का टेबल की इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट साइड पे चाहिए एट द टाइम ऑफ द प्रिंटिंग, तो आप सोचे आपको कितना बड़ी जो है ना प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जुगाड़ करनी पड़ती एडीओ के अंदर। क्लियर है? अच्छा, आ भी क्या रहा था, डेटाबेस साइड का कर्सर आ रहा था, डाटा नहीं आ रहा था, और डाटा भी नहीं आ रहा था और डाटा का मॉडल भी नहीं आ रहा था। फिजिकल मॉडल होता है ना, यानी कि लॉजिकल मॉडल जो होता है कि लाइक उसमें कॉलम्स कितने हैं, टाइप्स क्या हैं टेबल्स की, ठीक है, कॉलम्स की, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और इवन ये तो चलो एक और प्राइमरी चीज़ है, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार इसमें कंस्ट्रेंट क्या क्या लगे हुए हैं इस टेबल में। आप इंसर्ट करने पहुंच गए, डिलीट करने पहुंच गए, सेलेक्ट करने पहुंच गए, आपको ये नहीं पता कि इसमें कंस्ट्रेंट क्या है टेबल में। इफ यू वांट टू चेक कंस्ट्रेंट यू कैन नॉट, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, कर नहीं सकते क्योंकि उसमें मैकेनिज्म ही ऐसा नहीं था। तो ये सारे जो है ना वो पेन एरिया थे। अब जरा आ जाते हैं वो डिस्प्रिन की तरफ, वो जो दर्द का इलाज होती है ना, डिजाइन फॉर डिस्कनेक्टेड एक्सेस। सबसे बड़ा जो आसान उन्होंने किया है ना वो ये किया है कि आपको डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर दे दिया। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर से मतलब क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट हो, ठीक है, और क्लाइंट पे आ जाए, ठीक है। क्लाइंट पे आने के बाद कनेक्शन क्लोज हो जाए, ठीक है, कनेक्शन क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। अब इंफॉर्मेशन किसके पास है, क्लाइंट के पास। अब आपको डेटाबेस से कोई लेना देना नहीं है, नेटवर्क पर ट्रैफिक खत्म हो गया, डेटाबेस स्टेबल हो गया, स्टेबल है ना डेटाबेस, क्योंकि उसने आपको मेमोरी में फाइल ओपन करी, रिक्वेस्ट आपकी जो ना वो एंटरटेन करी, उसके बाद खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। अच्छा, अब आपके पास सिर्फ डाटा नहीं आया। अच्छा, जो डाटा आया वो किस फॉर्मेट में आया, वो एक्सएमएल फॉर्मेट में आया। अगेन जो है फायरवॉल फ्रेंडली, क्योंकि एक्सएमएल जो है ना वो सिंपल टेक्स्ट होता है, और सिंपल टेक्स्ट कौन से पोर्ट से गुजरता है, कौन से पोर्ट से गुजरता है,
और लोगों को तो चांस दे बोलने का, बाकी लोग तो सो रहे हैं मुंह जा रहा है। जी कौन सी पोर्ट से गुजरता है सिंपल डाटा? HTTP की पोर्ट से गुजरता नहीं गुजरता? HTTP की पोर्ट कौन सी होती है? पोर्ट 80 होती है या 8080 होती है? ठीक है, दो पोर्ट है ना। तो अगर आप कोई फायरवॉल लगाए बीच में और सब कुछ ब्लॉक कर दें, स्टिल पोर्ट 80 ओपन होती है। अगर आपने पोर्ट 80 भी ब्लॉक कर दी तो फायरवॉल बंद हो जाएगा, मतलब फायरवॉल फिर कोई जो ना डाटा एड्रेस उधर नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक सबसे मिनिमम जो पोर्ट है वो है पोर्ट 80। और ये XML कहाँ से गुजरती है? उस पोर्ट पे से गुजरती है। ठीक हो गया? तो अच्छा, अब आपके पास ये चक्कर नहीं है कि जी मूव नेक्स्ट, मूव प्रीवियस, मूव फर्स्ट, मूव लास्ट। अब आपने क्योंकि इंफॉर्मेशन मंगा ली क्लाइंट पे, और क्लाइंट के पास इन मेमोरी रेजिडेंट एक XML फाइल बन गई है जिसका नाम है डेटा सेट। क्या नाम है? डेटा सेट। वहां पे क्या था? डेटाबेस में क्या था? 80 डॉटर में क्या था? रिकॉर्ड सेट। यहाँ पे क्या है? डेटा सेट। और डेटाबेस में क्या होता है? डेटाबेस। डेटाबेस में क्या होता है? डेटाबेस। ठीक है, रिकॉर्ड सेट से हम क्या करते हैं? डेटाबेस को एक्सेस करते हैं ना। तो डेटा सेट भी क्या है? जस्ट लाइक अ डेटाबेस। जैसे डेटाबेस के अंदर डेटा पड़ा हुआ है ना, ऐसे डेटाबेस से डेटा उड़ के निकल के आगे किसमें आ गया? डेटा सेट में आ गया। अच्छा, अब डेटा सेट के पास सिर्फ डेटा नहीं है, डेटा तो आ गया, डेटा नहीं है सिर्फ, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। उस डेटा की उसकी स्कीमा क्या है? व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा, SCHEMA। व्हाट इज स्कीमा? स्ट्रक्चर, डेफिनेशन। ठीक है, कि ये जो इंफॉर्मेशन आई है डेटाबेस से, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके कॉलम्स की जो भी टेबल से आपने बात करी है उसका टेबल की इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें कंस्ट्रेंट कौन क्या क्या लगे हुए हैं, उसमें कॉलम्स कितने हैं, उनकी टाइप्स क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इन दी अगेन इन दी फॉर्म ऑफ XML आपके कहां पे आ जाएगी? क्लाइंट पर। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या सिर्फ एक टेबल आएगा? You can talk with the multiple table. You can fill multiple table in the data set. आपने कहा एम्प्लॉय भी आ जाओ, कस्टमर भी आ जाओ, ऑर्डर भी आ जाओ, ऑर्डर डिटेल भी आ जाओ, प्रोडक्ट भी आ जाओ, सब आ जाओ, और सब आके किसमें भर जाओ? डेटा सेट में। और कलेक्शन को कर दो क्लोज। अब आप जो भी ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, पेजिंग करेंगे वो कहां करेंगे? क्लाइंट पे करेंगे। बात समझ आ रही है? तो ये है सारा का सारा बेसिकली ADO.NET का गेम। इंसर्ट करेंगे तो फिर दोबारा डेटा सेट से फिर कनेक्शन स्टार्ट होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंट चीजें हैं। इफ यू आर इंसर्टिंग सिंपल, आप बहुत सिंपल इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम वैल्यू आतिफ हुसैन, ठीक है, ये आपने एक इंसर्ट की स्टेटमेंट बनाई है, इसका ताल्लुक डेटा सेट से नहीं है। ये तो एक एग्जीक्यूट होनी है किस पे? डेटाबेस पे जाकर डेटाबेस पे फिर जाके खत्म हो जानी है एग्जीक्यूशन। इसके लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होगी, अभी मैं आपको इसे आगे तफसील में समझाऊंगा। इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा? जस्ट टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन एंड एग्जीक्यूट अ कमांड, बस खत्म। डेटा थोड़ी मंगाना है आपसे। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये जितनी भी DMLs हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं, क्या ये आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न करती हैं? ये आवाज कहाँ से एलान हो रही है? एलान हो रही है? ये वो हो गए लाउड स्पीकर वाले साथी भाई। अच्छा, तो सवाल क्या था आपका? इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ये क्या है? DMLs हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं करता। मैंने सवाल ये किया था कि क्या इंसर्ट, डिलीट, अपडेट इंफॉर्मेशन रिटर्न करती है? करती है। चलिए अब ये बता रहे क्या करते हैं इंफॉर्मेशन रिटर्न। सवाल है। एक्शन कंप्लीशन के बाद हाँ, क्या आता है? रॉ इंसर्ट हो गया, यस या नो, ट्रू या फॉल्स, क्या आता है? एक सेकंड जी सर, क्या कह रहे हो?
पीछे ले भाई। तो उसमें जैसे हम इंसर्ट ड्रॉ करते हैं, अगर हमने 4 रो इंसर्ट किए तो वो पूरे होने के बाद नीचे लिखा होता है कि 4 रो इंसर्टेड इस तरह। ये आता है मैसेज, ये नहीं आता यस या नो, ट्रू या फॉल्स, एरर या एक्सेप्शन। ठीक है ना, इसको कहते हैं नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, कितनी रोज अफेक्ट हुई है, चाहे वो इंसर्ट में हो, चाहे वो डिलीट में हो, चाहे अपडेट में हो, माइनस सेम ही है, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। तो वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, तो इंटीजर से भी हो जाती है 4 5 6, सब लोग कि कितने नंबर ऑफ रोज अफेक्ट हुए। इंसर्ट के केस में कितने होंगे, 1 होगा। ठीक है, मतलब अपडेट के केस में जितनी भी अपडेट हो क्लॉज अप्लाई होगी। तो कहने का मकसद ये है कि इंसर्ट डिलीट अपडेट कुछ रिटर्न नहीं करते, अगर वैसे देख रहे हो, थ्योरेटिकली देख रहे हो, वैसे तो रिटर्न करता है नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, तो इस वजह से हम उसको इतना बॉदर नहीं करते। अगेन अगर आप वो नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड को से कुछ रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं या कुछ दिखाना चाहते हैं यूजर को, यू कैन डू दैट, वो भी हम आगे देखेंगे तफसील से ना। बताने का मकसद ये है कि डीएमएल्स के लिए तो डाटा सेट नहीं है ना, डाटा सेट किसके लिए है, सर्चिंग रिपोर्टिंग के लिए डेटा सेलेक्ट करके जो रिपोर्टिंग सेलेक्ट के लिए। जो एग्जैक्ट है ना वो है सेलेक्ट। अब वो सेलेक्ट कौन सी है, डीएमएल में आता है किस में आता है सेलेक्ट, डी, अच्छा अब ये भी जरा डिफरेंट टॉपिक है, डीक्यूएल होता है या डीआरएल होता है, दोनों ही होते हैं, क्योंकि कुछ किताबों में डीक्यूएल लिखा हुआ है, कुछ किताबों में डीआरएल लिखा हुआ है, डाटा रिट्रीवल लैंग्वेज या डाटा सेलेक्ट लैंग्वेज या डाटा क्यूरी लैंग्वेज, तो तीनों एक ही मतलब है। डाटा हम सेलेक्ट को कहते हैं सेलेक्ट यानी कि क्यूरी। क्यूरी का क्या मतलब होता है, ये असल में इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जरा माइंड जो है ना क्लियर हो जाए। क्यूरी का क्या मतलब होता है, क्योंकि आपको वो लेवल पे लाना चाह रहा हूँ जिस लेवल पे आके हम दोनों सिंक हो जाए, हम सब सिंक हो जाएंगे एक जगह आके। क्यूरी का क्या मतलब होता है, टू आस्क क्वेश्चन ना। ठीक है, तो क्या इंसर्ट डिलीट अपडेट और सेलेक्ट सारी क्यूरीज हैं, सोच के जवाब दे। सर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्यूरी तो नहीं हो सकता। एग्जीक्यूट क्या चीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेलेक्ट, नहीं, जब इंसर्ट कर रहे हाँ, हैं, हाँ। कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, हाँ, ये तो वो नहीं है, ये क्यूरी नहीं है। क्यूरी नहीं है। अच्छा, और फिर क्यूरी क्या चीज है, जो सेलेक्ट करके ला रहे हैं कि हाँ वो आस्क करेंगे ये कंडीशन लगा, समझे बात आप। क्यूरी इज बेसिकली योर सेलेक्ट लैंग्वेज। हम कहते सबको एक ही लपेटे के अंदर है क्यूरी है, वो क्यूरी नहीं है। क्यूरी का मतलब क्या होता है, टू आस्क, टू आप किसी से कुछ पूछो वो आपको कोई जवाब दे। ठीक है, तो सेलेक्ट इज बेसिकली द एग्जैक्ट क्यूरी। बाकी क्या है, डीएमएल तो है, लेकिन अगर क्यूरी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो बाकी क्या है, नॉन क्यूरी। ठीक है, ये इसलिए लफ्ज समझा रहा हूँ, ये आगे सारे काम आएंगे लफ्ज, सारी ये जो बातें ना अभी हम कर रहे हैं थियोरेटिकली ये आगे काम आएंगे। ठीक है, क्यूरी का मतलब होता है टू आस्क, नॉन क्यूरी का मतलब टू नॉट आस्क, जस्ट ऑर्डर, टेल कि भाई ये कर दो। ठीक है, तो ये दोनों लफ्ज आप पकड़ के रखिएगा, क्यूरी और नॉन क्यूरी, हम आगे देखेंगे डिटेल में। सर जी, सर विंडो फॉर्म में भी इसी तरह चलेगा कैसे, विंडो फॉर्म हो कोई सा भी फॉर्म हो, तरीका यही है। अब आप इसको विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में यूज कर लें या वेब में यूज कर लें या मोबाइल या टैबलेट पीसी पे यूज कर लें एप्लीकेशन में। वो सर्वर पे जो पड़ी होगी विंडो फॉर्म में, तो क्लाइंट के यूजर के पास उसके पीसी पे आ जाएगा, पीसी पे डाटा आ जाएगा, डेटाबेस डाटा सर्वर पे पड़ा होगा, डेटाबेस सर्वर पे पड़ा होगा, क्लाइंट पे आपके जो है विंडोज एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी। तो अगर आपके पास 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 पे विंडोज एप्लीकेशन इंस्टॉल है और आपने कहा डाटा सेट यानी कि आपने कहा सिलेक्ट, तो डाटा सिलेक्ट होकर डाटा सेट में फिल हो जाएगा, ऑपरेशन क्लोज हो जाएगा, सर्वर आपका इंटैक्ट रहेगा, डाटा होगा क्लाइंट पे। अच्छा, अब आपने बात सी करी, अब इसी से ये भी समझ ले कि ऐसा नहीं करिएगा कि पूरा डेटाबेस मंगा के रख लिया क्लाइंट में, हाँ भाई शाम तक इसी पे काम करेंगे, ऐसा भी नहीं करिएगा, क्योंकि उससे फिर क्या होगा, क्लाइंट के ऊपर मेमोरी में लोड आएगा ना, क्या उसके पास इन मेमोरी रेजिडेंट एक्सेसिबल फाइल होगी, और आपको भी फिर सर्चिंग ट्रैवर्सिंग में जब आप उसको कर रहे होंगे क्लाइंट साइड पे तो जो है ना प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, कब नहीं करेंगे ये काम कि आप सुबह डाटा मंगा लें, शाम में जो है ना अपडेट करते हैं। डाटा सेट कब यूज नहीं करेंगे इन पर्पसेस के लिए जहां पे आप लॉन्ग डाटा को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें।
जी भाई, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा क्या होगा कि जहाँ पे आप डेटा सेट को ना फिल करवा के नहीं बैठे रहेंगे, जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। क्योंकि आपने अगर वंस इन्फॉर्मेशन मंगा ली और पीछे से इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई तो क्लाइंट क्या नजर आ रहेगा, पुरानी इन्फॉर्मेशन नजर आ रही होगी। तो ऐसे केसेस में या तो आप डेटा सेट को भी फ्रिक्वेंटली अपडेट करें ताकि क्लाइंट में इन्फॉर्मेशन जो है ना वो होती रहे, या फिर डेटा सेट ना यूज़ करें। ठीक है, फिर क्या यूज़ करेंगे, फिर यूज़ करेंगे कनेक्टेड आर्किटेक्चर। ठीक है, देयर इज अ कनेक्टेड आर्किटेक्चर अवेलेबल अगेन। लेकिन यहाँ का जो कनेक्टेड आर्किटेक्चर है ना ADO.NET का, और जो ADO का जो कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, या हमारे भाई PHP का जो कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, ठीक है, वो डिफरेंट है। कनेक्टेड आर्किटेक्चर में क्या होता है, डेटाबेस से आप जो ना कर्सर लेके बैठे रहते हैं, जो ना होल्ड लेके बैठे रहते हैं। लेकिन जो ADO.NET का डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, ये आपको ये कहता है कि आप कनेक्शन बिल्ड करें डेटाबेस से, यू कैन नॉट इंसर्ट, यू कैन नॉट डिलीट, यू कैन नॉट अपडेट, यू जस्ट कैन ट्रेवर्स, आप उसको रीड कर सकते हैं। अच्छा, रीड भी किधर, रीड कैसे करते हैं, सेलेक्ट करना, रीड कैसे करते हैं, नीचे से ऊपर करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं ना, तो वो कहता है रीड ओनली और फॉरवर्ड ओनली। ये दो उसने क्लॉज लगाए, किसके साथ, कनेक्टेड आर्किटेक्चर के साथ। और आपको कनेक्टेड आर्किटेक्चर भी दे दिया कि अगर आपने डेटा सेट यूज नहीं करना, आपकी इंफॉर्मेशन फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, तो यू कैन रीड ओनली, फॉरवर्ड ओनली, यू कैन यूज दैट, यू कैन यूज द मैकेनिज्म व्हिच कैन बेसिकली रीड ओनली एंड फॉरवर्ड ओनली, एंड दैट मैकेनिज्म इज बेसिकली कॉल्ड रीडर। देखा रीडर, देखें आजकल एक टैबलेट्स आ रहे हैं रीडर। अगर आपके पास इंडिया के चैनल आते हैं तो आपने देखा होगा वो हैप्पी रीडिंग, और पता नहीं वो एक कौन सी बुक है वो, किंडले की, वो रीडर्स हैं वो। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास डेटा सेट के साथ साथ आपको जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है कनेक्टेड आर्किटेक्चर भी, जिसका नाम है रीडर, और उसको कहते हैं डेटा रीडर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपने DML परफॉर्म करनी है। इफ यू वांट टू परफॉर्म DML, यू कैन जस्ट कनेक्ट टू डेटाबेस एंड एग्जीक्यूट द कमांड नॉन क्यूरी। ठीक है, DML इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, एक हो गया। अब दूसरा आर्किटेक्चर ये है कि वो कहता है कि जी अगर आपको सेलेक्ट करवाना है तो यू कैन यूज द डेटा सेट, यू कैन कॉल द डाटा इनटू द डेटा सेट, और वो मेमोरी में रिजाइड करेगा। इन मेमोरी रेजिडेंट एक XML फाइल बनेगी, उसमें आपका डाटा होगा, और आपका कनेक्शन जो है ना डेटाबेस से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब तीसरा आर्किटेक्चर क्या कर रहा है कि अगर आपको स्टिल यू वांट टू यूज कनेक्टेड आर्किटेक्चर, यू कैन यूज रीड ओनली, फॉरवर्ड ओनली मैकेनिज्म, जस्ट कनेक्ट टू द डेटाबेस, रीड द डेटाबेस। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात, अभी हमने ADO में बात करी थी, या PHP में भी ऐसा होता है, या ASP क्लासिक में भी ऐसा होता था कि आपको बिगिनिंग ऑफ फाइल के और एंड ऑफ फाइल के चेक लगाने पड़ते थे। यहाँ चेक लगाने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ सिंपल एक चेक एक चेक है, वाइल रीडर डॉट रीड, जब तक पढ़ते रहो, जब तक वो डेटाबेस या टेबल जो है ना पूरा ट्रैवर्स नहीं हो जाता, वो खुद ही चलता रहेगा लूप। जैसे ही लूप खत्म होगा, टेबल खत्म होगा, लूप खत्म हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल कर दिया। अब आपको कोई जो है ना वो पंचायतें, वो मूव नेक्स्ट, मूव प्रीवियर, मूव फर्स्ट, इफ बिगिनिंग ऑफ फाइल, इफ एंड ऑफ फाइल, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो ये बेसिकली ADO.NET जो है ना वो बेसिकली डिजाइन किया गया है कनेक्टेड एंड डिस्कनेक्टेड बोथ के लिए। लेकिन कनेक्टेड आर्किटेक्चर में आपके पास सिर्फ रीड ओनली, फॉरवर्ड ओनली है। डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में आपके पास पूरा XML है, और XML नहीं है, उसका स्कीमा भी है। अच्छा, डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर की डेफिनेशन क्या होती है आपके ख्याल में? कि बस कनेक्शन बनाया, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी और कनेक्शन क्लोज कर दिया, बस ये है डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। ये मतलब है ना डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। और या और भी कोई मतलब होता है? डिस्कनेक्टेड से क्या समझते हैं आप? बिल्कुल सही है। तो जब आपके पास डेटाबेस आपके पास कनेक्ट नहीं रही,
तो क्या ये इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है कि पीछे डेटाबेस भी है या नहीं है? समझे? ये है प्योर डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर कि आपने डेटाबेस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, ठीक है? अब जरा सुनिएगा मेरे लफ्ज, ये जरा अपने ध्यान में कहीं गिरा में मान लें। आपने डेटाबेस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी, डेटाबेस से कनेक्शन क्लोज किया, अब आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई सारी। अब आप डेटा सेट के साथ प्ले कर रहे हैं। प्ले से मतलब ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं, सर्चिंग कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है पीछे डेटाबेस है भी या नहीं है, वो क्या कर रहा है, वो सुकून से पड़ा हुआ आइडल है। अगर इवन मैं अगर पीछे से डेटाबेस निकाल भी दूं तो आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन मैंडेटरी थी या है या होगी? अच्छा चले एक और निकाल, मैं पीछे से ओरेकल से डेटा फैच करूं, ठीक है? पीछे से डेटाबेस निकाल दूं और पीछे से SQL सर्वर लाके लगा दूं, और अब डेटा सेट क्योंकि एक्सएमएल है ना, ठीक है, और इसमें मुझे अपडेट करवाना है डेटाबेस में, मैं जाके SQL सर्वर में अपडेट मार दूं रिगार्डलेस ऑफ डेटाबेस। ये है प्योर डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर। ये आपको करके दिखाऊंगा सारी चीजें, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या चीजें काम करेंगे। मैं आपको पीछे से डेटाबेस ही निकाल दूंगा, ठीक है, और आपको दिखाऊंगा कि देखें आपका डेटाबेस जो ना डेटा सेट जो ना वो चल रहा है डिस्क्रिप्टिव आर्किटेक्चर। अच्छा चलो, आपके पास जो ना पीछे डेटाबेस भी नहीं है, आपके पास डेटाबेस है ही नहीं, still you want to play with the dataset, you can create the dataset on the fly, or even you can create the dataset with the simple XML file. That XML file जो कि आपने अभी थोड़ी देर पहले किसी डेटाबेस से बात करी, उससे एक XML फाइल जनरेट करी और पीछे से डेटाबेस निकाल दिया। अब आपको जरूरत पड़ी बाद में दोबारा कि यार एक और नया डेटासेट क्रिएट करूं, you can create the dataset on the fly with the XML, not from the database. ठीक है, XML भी नहीं है, डेटाबेस भी नहीं है, still you can create the dataset on the fly, प्रोग्रामिंग से कर लेंगे, ठीक है? What is dataset? In memory resident एक XML फाइल है जिसमें सारा का सारा डाटा फुल होके आपके डेटासेट में आ गया, इन मेमोरी आ गया। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। अब आप दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, व्हाट इज डेटासेट? डेटासेट खुद क्या है? XML तो है, लेकिन XML में है क्या? क्या चीज होगी XML में? डेटा होगा ना। डेटा किस फॉर्म में होगा? डेटाबेस में किस फॉर्म में होता है? टेबल्स की फॉर्म में होता है ना। और डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ वो पीछे वाले भाई बोल रहे थे रोज एंड कॉलम्स, मैं उनको ठीक करना चाह रहा हूँ। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ, डेटाबेस देखा है आज तक पीछे वाले भाई? डेटाबेस देखा है कैसा होता है, क्या होता है उसके अंदर? डेटाबेस में रोज होती है, कॉलम्स होते हैं। टेबल होते हैं ना, हिरार्की तो मेंटेन करो, तुम तो हिरार्की बाईपास कर रहे हो, स्किप कर रहे हो बीच में से चीजें। डेटाबेस में क्या होते हैं? टेबल्स। टेबल्स में क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स। आपका डेटा जो होता है वो टेबुलर फॉर्म में होता है ना, डेटाबेस के अंदर टेबल्स की फॉर्म में होता है। इसी तरीके से डेटा सेट के अंदर भी किस फॉर्मेट में होगा? टेबुलर फॉर्म में होगा। तो जहां पे डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, तो यहाँ पे डेटा सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो मैंने मरीज के ऊपर से सवाल नहीं पूछ रहा, आसान सवाल पूछ रहा हूँ ना। डेटाबेस में क्या कलेक्शन होते हैं? टेबल्स। डेटा सेट में क्या होंगे? टेबल्स। डेटा सेट में जो टेबल्स होते हैं वो डेटा टेबल कहलाते हैं। बस इतनी सी बात है। डेटा सेट में, डेटाबेस में हो गए टेबल्स। टेबल्स में क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स। यहाँ पे डेटा टेबल में क्या होंगे? डेटा टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डेटा रोज एंड डेटा कॉलम्स, बस डेटा लगाना शुरू में। तो वहां डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स है, टेबल्स के अंदर रोज एंड कॉलम्स है। यहाँ पे डेटा सेट है, डेटा सेट के अंदर डेटा टेबल्स है, डेटा टेबल्स के अंदर डेटा रोज एंड डेटा कॉलम्स है। सिंपल। और इसके अलावा भी थोड़ा सा आगे डिटेल में चलते हैं। पहले हम थोड़ा सा ये बता दूं, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको कि आपको बेनिफिट क्या है ADA.NET के। सबसे जो बेहतरीन जो चीज है वो क्या है? इंटरऑपरेटिबिलिटी।
regardless of whatever database, regardless of whatever application you are writing in, regardless of whatever application you are making, ये जो आप बता रहे थे अभी कि विंडोज में भी हो जाएगा, वेब में भी हो जाएगा, मैं आपको बता रहा था ना। अब आपको कोई जरूरत नहीं है कि सोचने की यार पीछे SQL सर्वर जो है ना किससे बात कर रहा है, Oracle से बात कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन SQL सर्वर से बात कर रही है, या आपकी एप्लीकेशन की टाइप क्या है। आप किसी को डाटा सेंड कर रहे हैं विंडोज एप्लीकेशन से, वो रिसीव कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन से। आप सेंड कर रहे हैं किसी को डाटा, वो रिसीव कर रहे हैं मोबाइल फोन एप्लीकेशन को। ये है प्योर इंटरऑपरेटिबिलिटी। ये इंटरऑपरेटिबिलिटी कैसे मेक श्योर होगी, किस वजह से होगी मेक श्योर? XML की वजह, क्योंकि वो मार्कअप लैंग्वेज है ना। अब वो XML आपका माइक्रोसॉफ्ट समझता है, Oracle समझता है, वो PHP समझता है, वो व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज होती है वो XML को समझती है। किसी ने कहा आपसे डाटा एक्वायर करना है या उसको रिक्वायर्ड है, आपने उसको XML में डाटा जनरेट कर दिया। स्केलेबिलिटी अभी समझाया मैंने आपको, स्केलेबिलिटी, क्योंकि अब आपके कनेक्शन जो है ना वो अकर ही नहीं होंगे ना। कनेक्शन होंगे क्लोज होंगे, होंगे क्लोज होंगे, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा सारा कि मैं आपको कनेक्शन बिल्ड करूंगा, डाटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, कनेक्शन क्लोज कर दूंगा, स्टिल डाटा इज देयर, डाटा आपका मौजूद होगा। तो ये बेसिकली सारा का सारा आपको मेक श्योर कर रहा है कि आपका डेटाबेस स्केलेबल है। अभी आप जरा पुरानी लैंग्वेज में VB6 में, PHP में या ASP क्लासिक में जो है ना लेके बैठे हैं जो है डाटा, वो डेटाबेस से कनेक्शन लेके बैठे रहते हैं। अच्छा अब आता है दूसरा, कोई दूसरा बंदा आया, उसने डेटाबेस से कनेक्शन परफॉर्म किया, उसको क्या रहेगा? या तो कनेक्शन कनेक्शन लिमिट एक्सीडेड, या फिर लॉक कर रहेगा कि किसी ने ऑलरेडी डेटाबेस पे कोई लॉक परफॉर्म किया हुआ है। लॉक ऑप्टिमिस्टिक या लॉक पेसिमिस्टिक आते हैं, देखें एरर आते हैं इस तरह के। ये VB6 में या PHP में या HT क्लासिक में इस तरह के एरर आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो लॉक या जो डेटाबेस का जो होल्ड है ना वो लेके बैठी हुई होती है। आपकी एप्लीकेशन, दूसरी एप्लीकेशन आती है उसके ऊपर रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, तो वो उसको राइट नहीं करने देता, रीड टू शेयर करने देता है, राइट नहीं करने देता। मेंटेनेंस भी आसान हो गई है, क्योंकि अब आपके पास डाटा इन द फॉर्म ऑफ XML सेपरेट है, एप्लीकेशन सेपरेट है, यानी कि मल्टीपल टीयर्स में आपकी एप्लीकेशन जो है ब्रेक हो गई। ठीक हो गया। विजुअल स्टूडियो एनहांसमेंट, अच्छा खैर ये तो एक एनहांसमेंट के हवाले से है, थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं, कोर मॉडल के ऊपर। अच्छा अभी हमने दो बातें करी हैं। एक हमने बात करी है स्पेसिफिक टू द डाटा, जिसमें डाटा टेबल, डाटा रोज, डाटा कॉलम, डाटा सेट, ये सब चीज़ें आ गई। और हमने एक बात करी है डेटाबेस के हवाले से। डाटा आता है क्लाइंट साइड पे, डेटाबेस होता है सर्वर साइड पे। ठीक है, ये दो समझ में आ गई, क्लैरिटी हो गई। पूरे क्लास में कभी एक बच्चे के बारे में जस्ट सर लग रहा समझ में आ रहा है इसको। ठीक है, अच्छी बात, आगे आ जाओ। आपने बोला ना, सर आपने बोला ना, आप भी आगे आना चाहो आ जाओ। आप भी, मुझे पता आधे घंटे पहले इसलिए आता हूँ, लेक्चर सुनने आता हूँ मेरा, है ना? क्या ख्याल है? मतलब मैं इतना खूबसूरत तो नहीं कि तुम आधे घंटे पहले आगे बैठ जाओ, है ना? तो मेहमान तो नहीं हो? नहीं मेहमान होते ना भाई, 4000 रुपये दिए तो आधे घंटे अंदर का भी इंजॉय करा रहा होगा, अगली वाली क्लास का भी इंजॉय करें। बुरा नहीं बात है, ऐसी मजाक करता था। ठीक है, ये सारे मेहमान हंस रहे थे जितने भी हंस रहे, ये लोग यही करते हैं। ठीक है, सुबह आ जाते हैं, एप्लीकेशन फाउंडेशन में भी बैठे होते हैं यहाँ पे आधे घंटे 1 घंटे, उसको भी इंजॉय कर रहे हो। अच्छा जी, तो एक तो है डेटाबेस और एक है डाटा। ठीक है, डाटा वो है जो इन मेमोरी रेजिडेंट XML फाइल्स है। डाटा है, डाटा सेट है, डाटा टेबल है, डाटा रोज है, डाटा कॉलम्स है। यहाँ पे क्या है? डेटाबेस है। डेटाबेस में क्या होगा? SQL सर्वर होगा, Oracle होगा, मल्टीपल डेटाबेसेस होंगे ना। If you want to connect with the database SQL server, you can use system.data.sql client. That is the namespace. अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा अभी इसकी लॉजिक समझाता हूँ। अगर आपने Oracle से बात करनी है तो you can use the namespace Oracle client. If you want to connect with the other databases, you can use the OLEDB. अच्छा, ये भी नाम है सिर्फ,
पहले जमाने में ना ये होता था OLEDB ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड डेटाबेसेस, ये भी अगेन एक्टिवएक्स कंपोनेंट था, लेकिन यहाँ कोई एक्टिवएक्स कंपोनेंट नहीं है, यहाँ पे डॉटनेट की लाइब्रेरीज है। ये नेम स्पेस है। अच्छा, ये 3 नेम स्पेसेस है मेजर, OLEDB, SQL क्लाइंट, Oracle क्लाइंट। अगर आपने बात करनी है Oracle से तो आप SQL Oracle क्लाइंट का नेम स्पेस यूज करेंगे, तो अगर आपने बात करनी है SQL क्लाइंट से तो आप SQL क्लाइंट का नेम स्पेस यूज करेंगे, SQL सर्वर से बात करनी है। अगर आपने बात करनी है एक्सेस DB2, एक्सेस CV कॉमन सेपरेट CSV फाइल से या और दूसरे डेटाबेसेस से, फॉक्सट्रो से, DBase से, तो आप यूज करेंगे OLEDB ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडेड डेटाबेसेस। ठीक हो गया? एक ही नेम स्पेस दे देते हैं, 3 अलग नेम स्पेस क्यों दिए? इसलिए दिए हैं क्योंकि उन पर्टिकुलर डेटाबेसेस की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो इम्प्लीमेंट करके आपको इनेबल कर दिया है, ताकि आप जो है ना उसके साथ फास्ट प्रोसेसिंग कर सकें उन डेटाबेसेस का। अच्छा, इसका मतलब है मुझे 3 अलग अलग नेम स्पेस सीखने पड़ेंगे, 3 अलग अलग नेम स्पेसेस के अंदर जो मल्टीपल क्लासेस हैं वो सीखनी पड़ेंगी? कुछ नहीं सीखना पड़ेगा। ऑल क्लासेस, ऑल फंक्शंस, ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम, सिर्फ नाम का फर्क है, काम सब कुछ वही है। नाम का भी इवन फर्क नहीं है। नाम जैसे अगर है OLEDB कनेक्शन क्लास है, तो SQL क्लाइंट में क्या होगी? SQL कनेक्शन। Oracle में क्या होगी? Oracle में। अच्छा, उसी तरीके से OLEDB कमांड क्लास है, ठीक है, तो SQL में होगी SQL कमांड, Oracle में होगी Oracle कमांड, ठीक है। मेथड या फंक्शन क्या होंगे? सारे सिमिलर होंगे, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात है? कुछ नहीं है, आसान है ना। क्या अब आपने जिस डेटाबेस से बात करनी है आप उसके रिस्पेक्टिव नेम स्पेसेस को यूज करते हुए उस डेटाबेस से बात करें। मैं तो यहाँ तक करता हूँ कि अगर मुझे मल्टीपल डेटाबेस से बात करनी है तो मैं कंट्रोल F करके रिप्लेस कर देता हूँ SQL को Oracle से, तो Oracle से कनेक्ट हो जाता है। सिर्फ आपको कनेक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है ना डेटाबेस की, वो चीज़ करनी होगी, क्योंकि जाहिर बात है SQL सर्वर अलग तरीके से कनेक्ट होता है। SQL सर्वर में 4 इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यूजर ID, पासवर्ड, डेटाबेस का नाम और सर्वर का नाम। एक्सेस में क्या चाहिए होगा? एक्सेस से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? फाइल का पाथ, फाइल का पड़ी हुई है। अच्छा, Oracle से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होगा? 3 चीजें चाहिए होती है, कौन कौन सी? Oracle पे काम किया किसी ने? Oracle नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। Oracle से कनेक्ट करने के लिए यूजर ID, पासवर्ड और एक चीज होती है जिसको कहते हैं सर्विस। वो सर्विस पे सब चीजें डिफाइन होती है कि कौन सा डेटाबेस है, कौन सी मशीन पे है, वगैरह वगैरह। बस 3 चीजें चाहिए। तो आपने सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज करना है, इसको आसान लफ्जों में कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। अच्छा, मुझे नहीं आती है कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी, क्या करूं? बनी बनाई मिलती है, आप कॉपी पेस्ट करते हैं। कहाँ से मिलती है बनी बनाई? कौन सी लाइब्रेरी से मिलती है? connectionstring.com जाए, पूरी वेबसाइट बनी हुई है कनेक्शन स्ट्रिंग्स की, सब डेटाबेसेस की कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ बनी पड़ी है, कॉपी करें, पेस्ट करें, यूज करें, यूजर आईडी पासवर्ड चेंज कर लीजिए उसी का टाइप करके चला रहा। तो आज हम सिर्फ थ्योरेटिकली बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? सारा मैं आपको इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, सर्च, सॉर्ट, पेजिंग, ग्रिड, बाइंडिंग वाइंडिंग, ये सब आपको मैं करके दिखाऊंगा, कॉलम्स वगैरह, ठीक है। रीडर भी चला के दिखाऊंगा, रीडर अलग चलाएंगे, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट अलग चलाएंगे, डेटा सेट के साथ अलग काम करेंगे, ऑन द फ्लाई डेटा सेट अलग बनाएंगे, डेटाबेस से एक्सएमएल फाइल अलग बना के देखेंगे। तो डेटा अलग है और बाकी जो ना जो नेम स्पेसेस है वो अलग है। सर कॉमन क्या है? कॉमन बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि कॉमन है, जैसे डेटा टाइप्स वगैरह, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। हमारा 99.99% काम पड़ता है एसक्यूएल क्लाइंट से, अगर इन केस ऑफ एसक्यूएल सर्वर, Oracle क्लाइंट से इन केस ऑफ Oracle, अगर इसके अलावा कोई डेटाबेस है तो ऑलरेडी सर एसक्यूएल टाइप भी इस्तेमाल नहीं करते? एसक्यूएल टाइप भी इस्तेमाल नहीं करता। एसक्यूएल टाइप इज बेसिकली स्पेसिफिक टू द एसक्यूएल सर्वर टाइप्स। जैसे अभी हमने शुरू में बात करी थी ना कि अब आपको ये नहीं है कि एक ही टाइप है जिसमें सब कुछ हाथी घोड़े चलते हुए आ रहे हैं। अब आपको जो टाइप आपको चाहिए ना, आप वो टाइप डिफाइन कर सकते हैं। एसक्यूएल टाइप, ओरेकल टाइप आप खुद डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन से मतलब है यूज कर सकते हैं। MySQL पे OLEDB सर्वर, MyDB कनेक्ट होगा OLEDB से। करना है क्या MySQL में? PHP से करो ना।
क्यों बेइज्जती कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट? तुम्हें बड़े मजा आ रहे हैं, तुम हंसी आई जा रही है। तो ये आइडियली बताएं जो रन टाइम पे डेटाबेस को एक्सेस करता है स्पीड वाइज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर ज़्यादा होते हैं तो SQL सर्वर हम कहते हैं कि अगर मिलियंस हो तो फिर SQL सर्वर हो या Oracle। यार ये पुरानी बातें थी, जब ये कोई 5 साल 10 साल 15 साल पहले की बात है, जब आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी होगी, जब मैंने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी, ये जब की बात है। अब क्या है? अब कोई फर्क नहीं। अच्छा, जो अगर थ्योरेटिकली बात करोगे ना, तो आपने अगर वो पढ़ा डॉक्टर E.F. कॉट रूल्स पढ़े, उसके डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन के पढ़े? कितने थे फर्स्ट थर्ड नॉन टोटल? कितने हैं? 13 है। पढ़ाई नहीं तुमने, पढ़ाई नहीं तुमने, टीचर में नाम लगा दिया पढ़ाई। वाह यार, 13 रूल है। वो ये कहता है जो डेटाबेस इन 13 रूल्स को पूरा कर लेगा ना, वो डेटाबेस नॉर्मलाइज है। ठीक है, ऑरेकल क्लेम करता रहा कि जी हमने 8 कर लिए पूरा। ठीक है, उस सॉरी, नॉर्मलाइजेशन का लफ्ज मैं गलत यूज कर रहा हूँ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाने के लिए 13 रूल है। ठीक है, वो डेटाबेस जो मैनेजमेंट सिस्टम कहलाने के लिए, बनने के लिए, प्योर DBMS बनने के लिए 13 रूल है। तो वो 13 में से माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जी हमने 6.5 कर लिए। पुरानी बात बता रहा हूँ, जब हम पढ़ लेते, जब हम इनकी बराबर थे, तो जो ना कि 6.5 कर लिए, वो कहता था 8 कर लिए। ठीक है, लेकिन सारे क्लेम्स हैं। ठीक है, ये थोड़ी वो बातें, ये डिबेट वाली चीज है कि जी डिबेट हो जाएगी इसके ऊपर। प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे ना, तो मैं ये कहता हूँ कि SQL सर्वर और Oracle बहुत आसान है। अब मसला ये आता है कि जी अगेन, अब कौन सा यूज करें, Oracle यूज करें या SQL सर्वर यूज करें, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अच्छा, रिक्वायरमेंट में अब सिर्फ ये नहीं आएगा कि नंबर ऑफ रोज, उसमें ये भी आ जाएगा आपके पास प्रोफिशिएंसी कितनी है उस पर्टिकुलर टूल की या टेक्नोलॉजी की, प्लस आपका जो कॉस्ट सेंटर है। ठीक है, वो आपको कितना अलाउ कर रहा है। इफ द कॉस्ट इज ऑफ Oracle इज ऑलमोस्ट डबल देन SQL सर्वर, देन व्हाई विल यू गो फॉर द Oracle? ठीक है, ये भी कॉर्पोरेट डिसीजंस होते हैं। जब कॉर्पोरेट डिसीजन लेती हैं तो ये भी वैल्यूएशन का पार्ट है ना। फिर आपके पास हेल्प कितनी मिलेगी आपको, सपोर्ट सर्विसेज। अब पता चला आपने DB2 लगा लिया, वो भाई जबरदस्त, दुनिया की बहुत बड़ी तूफान कोई चीज है DB2, IBM का जो DB2 वेब स्फीयर। ठीक है, पछड़ा सपोर्ट ही नहीं है कोई। हमें आते हैं वेंडर बेचने बहुत सारी चीजें, तो हम जब इवैल्यूएट करते हैं तो बहुत सारी चीजें इवैल्यूएट करते हैं, उसमें 7 फैक्टर होते हैं। ये तो मैंने आपको 2-3 बताए सिर्फ, 7 से 8 जो ना हमारे पास क्राइटेरिया होता है जिसको हम इवैल्यूएट करते हैं। तो दैट द वन ऑफ द क्राइटेरिया इज बेसिकली द सॉर्ट ऑफ हेल्प सपोर्ट। ठीक है, फिर एक और चीज होती है प्रायर एक्सपीरियंस क्या है। पहला आपने Oracle में काम किया हुआ है और आप Oracle से सेटिस्फाई हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आगे शायद Oracle लिमिट कर जाए। ठीक है, किसी एक काम में, किसी एक एक्टिविटी में, जैसे BI के अंदर या व्हाटएवर, मैं भी एग्जांपल नहीं दे रहा, मुझे सुनाने के लिए कर रहा हूं। लेकिन SQL सर्वर उसमें बहुत अच्छा है उस पर्टिकुलर ग्राउंड में, और जो कि आपकी रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो रही थी, इससे नहीं हो रही। तो ये भी एक वाइज डिसीजन लेना पड़ता है। इसी वजह से ये चीजें जो ना डिबेट वाली चीजें, ये बड़े इसमें आपने नाप तोल के डिसीजन लेने पड़ता है कि आप किस टेक्नोलॉजी के साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत सारी जो ना कंपनी MySQL और PHP लगा के बढ़ी हुई, क्यों लगा के बढ़ी? कॉस्ट। ठीक है, they don't want to pay, या उनका रिटर्न इतना नहीं है जितना वो इन्वेस्टमेंट में पैसा उनका लग रहा है। तो देयर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, लेकिन हर चीज पे आपको किसी चीज में कंप्रोमाइज और किसी चीज पे आपको बेनिफिट, हर प्रॉस एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो ये आपको वैल्यूएट करना है। वाइज डिसीजन वही होता है जो वैल्यूएट करके लिया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, बहुत सारा टाइम लगाते हैं प्लानिंग को। POC करेंगे, जीरो फेस करेंगे, खुद करके देखेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो फिट हो रही है, नहीं चीज हो रही। फिर जब एक साल लग जाता है इन चीजों में, फिर जाके वो प्रोजेक्ट मैच्योर होते हैं, फिर उसकी जो है कॉस्टिंग बजटिंग ये वो कर आके फिर वो परचेज ऑर्डर तक जाके, और फिर वो एग्जीक्यूशन में जाके, फिर वो फिनिश होने तक पूरा साइकिल होता है। अच्छा जी,
अगेन ये वो आ गए वो सारे नाम जो मैं आपसे उस वक्त पूछ रहा था। सिस्टम डॉट डाटा के अंदर आता है डाटा सेट, डाटा टेबल, डाटा रो, डाटा कॉलम, डाटा रिलेशन, डाटा व्यू। डाटा रिलेशन क्या होगा जी भाई? पीछे वाले भाई, हाँ पीछे तो टेबल लगी थी, आप बनाए टेबल का रिलेशन दो टेबल का रिलेशनशिप, उसको रिलेशनशिप कहते हैं, यहाँ उसको डाटा रिलेशन कहते हैं, डाटा सेट के विद। अच्छा व्यू का चीज है डाटा व्यू, वो बताएंगे बड़े भाई। व्यू कराना होगा इसमें। व्यू बनाए कभी डेटाबेस में? व्यूज किसने बनाया? आपने बनाया? आपके अलावा क्या होते हैं व्यूज? सर किसी पार्टिकुलर कॉलम को अगर हम रिट्रीव करना चाहें हाँ हाँ, और इसको सर व्यू कहते हैं। इसको व्यू कहते हैं। उस कॉलम को अगर हम हाइड करना चाहें, इसको दिखाना चाहें मल्टीपल यूजर्स को। अच्छा ये थोड़ा सा टेक्निकल जवाब है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे जवाब सही है। जब भी जब जवाब देंगे ना तो लेमैन की तरह देंगे, एक ऐसे बंदे को समझा रहे हैं जो लेमैन है। जी सर, आपसे आप हाथ बता रहे थे ना व्यू क्या होता है? टेम्परेरी बेसिकली आपके टेम्परेरी किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए कि आप जो कॉलम आप दिखाना चाह रहे हैं, हाँ हाँ, जो आप दिखाना चाह रहे हैं। मिसाल के जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की सिर्फ उस टेबल को दिखाएंगे, हाँ। बाकी मिसाल के तौर पे कोई चीज सैलरी है, कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आप उसको हाइड करना चाह रहे हैं, तो आप व्यू में इसको शो कर सकते देखो हैं। थोड़ा सा और अच्छे लफ्जों पे चाशनी में लगा के जरा जलेबी जलेबी खिला मिला के जरा दूध दूध ला के अच्छा सा लफ्ज बनाओ ना, मीठा लफ्ज बनाओ। ये तो बातें करो ना, मुझे वो बातें करो टेक्निकल बातें, जो वो देखना चाहता है उसको वो दिखा रहे बस। इसको कहते हैं यूजर्स पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, अगर आप लाल कलर का चश्मा लगाओगे तो आपको हर चीज लाल नजर आएगी ना, कमरा तो वही रहेगा। ठीक है, इसलिए नीला कलर का चश्मा लगाओगे तो कितनी नजर आएगी। आप लोग जब जवाब देने लगते हो ना, ये मेरा भी मसला था, बहुत टेक्निकल हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, अगला जो बिजनेस वाला बंदा है उसको ये समझ में आएगा कि जी कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, ये होता है, कॉलम्स उनमें से ये हटा देते हैं, वो निकाल देते हैं। उसको तो सर आप जो देखना चाह रहे हैं ना वो व्यू है, उसको व्यू कहते हैं। इसको कहते हैं यूजर्स पर्सपेक्टिव। उसको जो देखना है, उसको दिखाना है, दैट इज देयर पर्सपेक्टिव। आपने बीच में एक दो अच्छी बातें करी, उसकी रिक्वायरमेंट, वो रिक्वायरमेंट वही है जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो ना वो पर्सपेक्टिव, उसका जो उसको जो देखना है उसको हम कहते हैं व्यू। तो व्यू हम इसलिए बनाते हैं कि टेबल्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं डेटाबेस में, लेकिन टेबल में क्योंकि इंफॉर्मेशन जो होती है वो रॉ फॉर्मेट में पड़ी होती है। अब उसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके, उसको थोड़ा सा निखार के, शक्ल निकाल के उसको वो दिखाते हैं जो वो देखा जाता है वहीं से, जो कि ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन एक फ्लैट टेबल में टेबुलर फॉर्म में पड़ी हुई है, वहीं से आप इंफॉर्मेशन निकाल के उसको दिखाते हैं, उसको कहते हैं व्यूज। तो डेटाबेस में हम व्यूज बनाते हैं। अच्छा व्यूज में भी दो तरह के व्यूज होते हैं, कभी देखा है आपने? व्यूज भी दो तरह के होते हैं डेटाबेस में, एक होते हैं सिंपल व्यूज, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स व्यूज। क्या फर्क है दोनों में, तो मल्टीपल टेबल पता है? सर इन्होंने जो रिलेशनशिप बेस पर होती है वो कॉम्प्लेक्स बेस पर होती है। अच्छा, और जो सिंपल होती है आप किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर डेटा को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसमें रिलेशनशिप आप शो नहीं करते। अच्छा चलिए आप बताएंगे आप क्या कर रहे हैं? सिंपल अगर एक सिंगल टेबल करते हैं या मल्टीपल टेबल की तरफ लेके आते सिंगल टेबल क्या है, कॉम्प्लेक्स है? सिंपल है। और मल्टीपल टेबल हैं कॉम्प्लेक्स है। फर्क क्या है दोनों में? मैं क्यों कह रहा हूँ एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स? इसमें एक टेबल इस्तेमाल होना। फायदा क्या है सिंपल का और नुकसान क्या है कॉम्प्लेक्स का? डिपेंडेंट होता है ना कि डेटा को डिटेल में शो करने के लिए। असल में मैं आपको वहां तक लाना चाह रहा हूँ जहां तक मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस व्यू से मुतालिक। सिंपल व्यू में और कॉम्प्लेक्स व्यू में डिफरेंस क्या है? एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस है दोनों में। वहां तो चलो आपने बात कर ली, कॉम्प्लेक्स व्यू में मल्टीपल ज्वाइन लगा के आप डेटा उठा रहे होते हैं ना, या कोई कंडीशन लगाई हुई होती है, या ज्वाइन लगाया होता है, या वेयर की क्लॉज लगाई हुई होती है। और वहां क्या होता है, सिंपल होता है, सिलेक्ट सेल्फ एम्प्लॉयज। तो फर्क क्या होता है सिंपल में? मतलब एक बेनिफिट है जो कि आपको सिंपल व्यू में होता है ओवर द कॉम्प्लेक्स व्यू। सर वहाँ पे कंडीशन चेक कंडीशन चेक नहीं होती किसमें? सिंपल व्यू में। चलिए तो विद इन उसके अंदर की बात होगी ना, व्यू में आप क्या करवा रहे हो। वैसे आप सिंपल व्यू में भी आप वेयर की क्लॉज लगा सकते हो और वो सब भी सिंपल ही रहेगा जी। कॉम्प्लेक्स व्यू में जो है काफी सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे आईडी मैच हो, अच्छा, यूनिक आईडी हो। और कोई तुक्कर लगाए? कोई मसला नहीं, मुसलमान तुक्कर लगाए। कॉम्प्लेक्स में फॉरेन कीज वगैरह होती हैं जिसकी वजह से जो ना हम उसे ज्वाइन वगैरह करते हैं। हाँ हाँ, तो इससे नुकसान क्या होता है या फायदा क्या होता है?
नुकसान तो ये होगा कि अगर आपका पहला टेबल क्रैश हो जाए तो फिर आपका दूसरा टेबल का वो डेटा खराब हो तो क्योंकि आपके पास रिलेशन होता है कि उस स्पेसिफिक चीज़ से ये चीज़ें पड़ी। हाँ, व्यू तो एक जस्ट लाइक अ व्यू है ना, वो तो इंफॉर्मेशन फैच करके टेबल से ही ला रहा है अल्टीमेटली। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, ये भी बात नहीं। आप लोग शायद ये चीज़ करके ना देखी हो, ठीक है। सिंपल जो व्यूज होते हैं ना, आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने व्यू बनाया, एम्प्लॉई EMP एम्प्लॉई टेबल है, आपने व्यू बना लिया, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, इस व्यू का नाम रखा EMP। अब आपने लिखा इंसर्ट इनटू EMP, वो एम्प्लॉई में इंसर्ट हो जाए। हाँ, ऑल्टर भी कर सकते हैं, ऑल्टर से मतलब है डिलीट और अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में ये नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स में वो क्योंकि स्प्रेड हुआ होता है मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर, मल्टीपल टेबल्स के ऊपर, तो यू कैन नॉट इंसर्ट डायरेक्टली इनटू द व्यू, यू हैव टू इंसर्ट इनटू द टेबल। लेकिन अगर आपने व्यू लगाया है, व्यू सिंपल है, तो यू कैन इंसर्ट इनटू व्यू। होता क्या है, 1-to-1 मैपिंग है ना यार, नीचे टेबल है ऊपर व्यू है, 1-to-1 मैपिंग हुई है सिंपल में। आपने कहा व्यू में इंसर्ट करो, वो अल्टीमेटली कहाँ जाके इंसर्ट होगा, टेबल में इंसर्ट, टेबल से निकालो वो निकला है। तो ये एक फर्क होता है सिंपल व्यू में, और इससे फायदा क्या होगा? हाँ, इससे फायदा ये होगा कि इफ यू वांट टू हाइड द नेम ऑफ योर टेबल्स, आप उसको व्यू बना के देना। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको जो है वो उससे फायदा ये होगा कि यूजर जो अगला यूजर है उसको पता ही चलेगा कि टेबल कौन सा है और व्यूज कौन से। बात समझ आ रही है? अगर आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो, ठीक है, और आप प्रोग्रामर को दे रहे हो कि यार ये टेबल का नाम है, तो इसका मतलब टेबल का नाम तो फिक्स हो जाएगा ना परमानेंट बेसिस पे। लेकिन अगर उसको टेम्पररी बेसिस पे देना चाह रहे हो तो आप व्यू बनाओ, उसको दो, बोले यार तुम इंसर्ट करो जब तक जो है ना, मैं तुम मुझे जब काम कर लो तो बता देना, जब काम कर लिया आपने व्यू हटा दिया, उसको टेबल का नाम भी पता नहीं चलेगा। ऐसा तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है, ट्रिक्स होती हैं, टिप्स होती हैं। अच्छा जी, यहीं तक रखते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे असल में 1 बजे निकलना था डॉट, तो मैं यहीं तक रुकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको जो है ना ये यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बल्कि अब हम क्या करेंगे, जंप करेंगे उधर प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इसके फौरन बाद बस कोड ही स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ से कोड ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग की देखेंगे, सब प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट है 1-2 स्लाइड के बाद। क्या हाल है शाहरुख भाई?